आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, झारखंड की राजनीति में एक अलग तरह की आग सुलग रही है। अगर इसमें सच्चाई है और जो चर्चा का बाजार गर्म है, अगर इसकी ओर ध्यान देते हैं और इसके आकलन को देखते हैं, तो आप ये तय मान के चलिए कि झारखंड में बहुत जल्द माइनस बीजेपी और माइनस कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। अब आप कहेंगे माइनस बीजेपी और माइनस कांग्रेस, तो बहुमत कहां से आएगा? बीजेपी के 21 विधायक हैं, कांग्रेस के 16 विधायक हैं। अभी जो गठबंधन की सरकार चल रही है उसमें कांग्रेस के 16 विधायकों का समर्थन है, आरजेडी के 4 विधायक हैं, लेफ्ट के 2 विधायक हैं। तो कैसे समीकरण बैठेगा और आखिर कैसे बहुमत का जो आंकड़ा है, जादुई आंकड़ा जो 42 का, वो कैसे पूरा होगा? दोस्तों, आपको याद होगा कि जब जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली की ओर कूच करते हैं, राज्य में राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है। कई तरह की चीजें सामने आने शुरू हो जाते हैं। अभी आप देखिए, 29 तारीख की ही बात है, यानी 1 दिन पहले, 2 दिन पहले की। बिहार में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई जिसमें कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं हुई। यानी बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच दरार हो चुका है। बिहार में दरार का साइड इफेक्ट झारखंड में क्या पड़ेगा, ये अगर आप आकलन करते हैं, थोड़ा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा विधानसभा चुनाव के समय। विधानसभा चुनाव में क्या हुआ? झारखंड में जब विधानसभा का चुनाव होता है और गठबंधन की बातें होती है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जब गठबंधन का नेता मान लिया जाता है, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कांग्रेस को भी साधते हैं, आरजेडी को भी साधते हैं और लेफ्ट को भी साधते हैं, किसी को निराश नहीं करते। वहीं दूसरी ओर बिहार में क्या हुआ? तेजस्वी यादव को गठबंधन का नेता चुना गया, कांग्रेस महत्वपूर्ण भूमिका में, और इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा को शून्य बटे सन्नाटा में छोड़ दिया गया। अब वो टीस तो मन में है, और टीस इसलिए भी है कि भाई यहां तो कांग्रेस का कुछ नहीं है, आरजेडी का वैसा कुछ नहीं है, यहां है तो हेमंत सोरेन, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा का पहले गुरुजी और अब हेमंत सोरेन। बिहार का परिणाम यह बता दिया कि आरजेडी और कांग्रेस लेफ्ट मिलकर के भी चुनाव लड़ते हैं तो उनका जो है सो लुटिया गुल हो जाता है पूरी तरह से। यानी लालटेन की लौ इतनी धीमी हो गई है कि अब खखार के कुछ बोलने की भी स्थिति में लालटेन नहीं है, और पंजा ऐसा मुरझाया हुआ, पंजा ऐसा मतलब दुबका हुआ है कि वो लालटेन को पकड़ नहीं पा रहा, अब तो छोड़ने का ऐलान कर दिया है। और अब झारखंड की राजनीति में क्या होगा? अब इस राजनीति के पीछे जो बैकग्राउंड चल रहे हैं, जो पटकथा एक लिखी जा रही है, अगर आप उस पटकथा को देखेंगे तो अभी बंगाल के चुनाव होने हैं, असम में विधानसभा के चुनाव होने हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा झारखंड विधानसभा के चुनाव में आकर के गला फाड़ फाड़ करके हेमंत सोरेन को गाली दिया था। लेकिन एक ऐसा तीर चलाया है हिमंता विश्व शर्मा ने कि वहां पर जो डिमांड झारखंड के लोगों के द्वारा बराबर किया जाता था, यानी झारखंड के ट्राइबल समुदाय के द्वारा जो किया जाता था, आज से 200 साल पहले जो झारखंड के ट्राइबल्स को चाय के बागान में मजदूरी के लिए ले जाया जाता था, उनको अब तक एसटी का दर्जा नहीं दिया गया था, और यह डिमांड लगातार की जा रही थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी यह डिमांड किया था। आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने असम के सरकार को पत्र लिखा था कि चाय बागान में काम करने वाले झारखंड के आदिवासियों को भी असम में एसटी का दर्जा मिले, और उस समय यह चर्चा का विषय जबरदस्त तरीके से गरमाया था। कारण यह है कि मूलवासी जो होते हैं, उन मूलवासी को ही
एसटी का दर्जा मिलता है जिस स्टेट के वो होते हैं। अब जैसे जो झारखंड के एसटी है उनको बगल के प्रदेश छत्तीसगढ़ में एसटी का दर्जा नहीं मिलेगा, वो सामान्य हो जाएंगे। ना तो वो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी में बन सकते हैं और ना ही वो अधिकारी बन सकते हैं। उड़ीसा में भी यही स्थिति होगी, बंगाल में भी यही स्थिति होगी, बिहार में भी यही स्थिति होगी। लेकिन असम में 200 साल से ज्यादा समय से झारखंड के आदिवासी वहां रह रहे हैं और उनकी संख्या 20 लाख से ज्यादा की है। और हिमंता विश्व शर्मा को पता है, पॉलिटिक्स करते हैं, राजनीति करते हैं, तो उन्होंने अभी 2-4 दिन पहले इस पर अपना मुहर लगा दिया कि जो झारखंड के जो ट्राइबल असम में वर्षों वर्षों से रह रहे हैं, असम में रोजी रोजगार कर रहे हैं, चाय के बागान में काम कर रहे हैं, उनको एसटी का दर्जा दिया जाएगा। ये जो मास्टर स्ट्रोक मारा गया है हिमंता विश्व शर्मा के द्वारा, और उसको आप देखेंगे अगर बीजेपी के झारखंड के नेताओं के सोशल मीडिया को देखेंगे, चाहे उनका एक्स का पोस्ट हो या फिर फेसबुक का हो या इंस्टाग्राम का हो, सब में आप देखेंगे वो झिलमिल सितारे का सावन होगा, इस तरह से वो चमक रहा है। और अब ये जो धुआं उठा हुआ है झारखंड में गैर भाजपा गैर कांग्रेस का, अब इसके पीछे का क्या है दोस्तों? जो सूत्रों से मिल रही है, जो मैंने पहले भी बताया था, झारखंड में जो कांग्रेस के विधायक हैं उसमें अंदरूनी कलह चरम पर है और कई मर्तबा ये कलह सतह पर भी आ चुका है और आपने भी देखा है कि किस तरह से विधायक अपने ही मंत्री का टांग खींचते हैं। दूसरी ओर विधानसभा के भीतर अपने सरकार में रह करके भी कांग्रेस के लोगों ने कई ऐसे नीति थे जिस पर कि सरकार को घेरने का काम किया, वो भी टीस है हेमंत सोरेन के पास। बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया गया, ये जबरदस्त टीस है। और ये टीस ऐसी थी कि आपने सुना था मंत्री सुदीप कुमार सोनू का बयान, धोखा दिया गया, विश्वासघात किया गया, धूर्तता की गई, इस तरह की बातें जो हैं मंत्री सुदीप कुमार सोनू के द्वारा आया था। चलिए चुनाव के समय आया तो समझ में आया कि भाई चलो चुनाव का समय है। चुनाव परिणाम के बाद चाहे वो सुप्रियो भट्टाचार्य हो जो महासचिव हैं, चाहे वो विनोद कुमार पांडे हो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो महासचिव हैं पार्टी के, उनका ये बयान कि गठबंधन पर राज्य स्तर पर तो समीक्षा होगी ही होगी, राष्ट्रीय स्तर पर भी समीक्षा होगी। अब दूसरी ओर आप देखिए बंगाल में क्या खेला चल रहा है। बंगाल में चुनाव होना है, दीदी ने दीवाल धड़ा दिया कांग्रेस पार्टी को। एसआईआर पर वो बोली मैं अकेले ही लड़ूंगी, मुझे नहीं चाहिए कांग्रेस का समर्थन। और दीदी का तो पता है पॉलिटिकल राजनीति करने का तरीका, वो वही करेंगी जो उनके मन में होगा और वो कर रही हैं। अब यहां देखिए कि किस तरह से एक तराजू पर बंगाल में दीदी और एक तराजू पर कांग्रेस, और तराजू को नापने वाला ये पर बैठी हुई है भारतीय जनता पार्टी। उसको पता है कि जब तक तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी दोनों अलग अलग नहीं होता है तब तक वो बंगाल में पूरी तरह से पैठ नहीं जमा सकते हैं। और वो इस नज़ारे का लुत्फ उठा रहे हैं, पूरी तरह से आराम से लुत्फ उठाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। बंगाल की राजनीति में क्या है? बंगाल की राजनीति में ममता दीदी सर्वोच्च, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और लेफ्ट के शासन को, वर्षों के शासन को, लगभग 3 दशक के शासन को समाप्त किया ममता बनर्जी ने, और पिछले 1.5 दशक से ममता बनर्जी वहां पर शासन कर रही हैं। और अब सबके लिए आंखों की किरकिरी ममता दीदी हैं। ममता दीदी के पास बहुमत, इस तरह का प्रचंड बहुमत है, उनको कांग्रेस की आवश्यकता है नहीं, लेफ्ट की आवश्यकता है नहीं। राष्ट्रीय स्तर पर जो गठबंधन हुआ था उसमें वो साथ थी, लेकिन राज्य स्तर के गठबंधन में उनको कांग्रेस नहीं चाहिए, उनको लेफ्ट नहीं चाहिए। और ये हर चुनाव में देखने को मिल रहा है। और भाजपा को भी यही चीज चाहिए कि वहां पर यह कुनबा एकजुट ना हो,
बिहार में कुनबा के एकजुट होने के बाद भी बिहार में प्लस पॉइंट भारतीय जनता पार्टी के साथ ये था, उनके साथ नीतीश जैसे नेता थे, पिछड़ों के नेता थे, चिराग जैसे जो थे वो हरिजन के नेता थे, उपेंद्र कुशवाहा थे, जीतन राम मांझी थे जो अनुसूचित जाति के जो हैं वो नेता हैं। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो इधर के जो वोट थे, चाहे वो पिछड़ी जाति का वोट हो, सवर्णों का वोट हो या फिर दलितों का वोट हो, इन सारे वोट के समीकरण को बैठाने की रणनीति पूरी तरह से तैयार की गई थी। लेकिन बिहार में जो स्थिति है वो स्थिति बंगाल में है नहीं। बंगाल की स्थिति पूरी तरह से उलट है। बंगाल में जो अल्पसंख्यकों की आबादी है वो लगभग 30% है, और उसको कैसे तोड़ा जाए, वहां पर जो भगवा को कैसे स्थापित किया जाए, इस पर काम चल रहा है। दीदी के पुराने सिपह सलार को तोड़ लेने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी वहां पर ऊपर नहीं उठ पाई पिछले चुनाव में। तो ये सारे समीकरण के बीच में जो झारखंड की बातें आती हैं, झारखंड में जो गैर भाजपा गैर कांग्रेस सरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही रहेगी, इसके पीछे की जो बातें राजनीतिक गलियारे में जो चर्चाएं चल रही हैं, जो बातें हो रही हैं, उसके पीछे मुख्य रूप से जो जानकारी आ रही है कि कोई बड़ी बात ना हो कि कांग्रेस पार्टी के अंदर बड़ी फूट हो जाए और उसके बाद जो है सो कांग्रेस के कई विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ आ जाएं, आरजेडी में टूट हो, आरजेडी के विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ आ जाएं। लेफ्ट तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ ही है, जो बहुमत है उसमें 34 झारखंड मुक्ति मोर्चा, 2 लेफ्ट का 36 होता है। 5 और विधायक चाहिए, 6 विधायक चाहिए, और 6 विधायक आसानी से जो है सो कवर किया जा सकता है, क्योंकि झारखंड की राजनीति ने यह भी देखा है कि एक निर्दलीय 2.5 साल तक मुख्यमंत्री रह सकता है, सरकार चला सकता है, और गठबंधन की सरकार झारखंड में कैसे डगमगाते डगमगाते भी लगातार चलती रही वो भी आपने देखा है। और स्थिति तब और बन जाती है कि जब झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने बूते पूर्ण बहुमत अगर गठबंधन से इतर होकर के पूर्ण बहुमत ले आता है तो फिर इसके ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं होगा। जो आज कांग्रेस पार्टी कभी अनुसूचित जाति के मामले पर या फिर कभी ओबीसी के मामले पर जो कभी कभी आंख तरेड़ के गुर्राने की कोशिश करती है, हालांकि चल नहीं पाता है हेमंत सोरेन के सामने में, तो उस पर भी अंकुश लग जाएगा। और दूसरा जो टीस बिहार वाली है हेमंत सोरेन के अंदर में, उस टीस को भी वो टीस भी निकाल सकेंगे। और जो स्थिति बन रही है, विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से है, देखिए हो सकता है कि इस बार के सदन के भीतर विपक्ष की कुर्सी पर जो है, जो विपक्ष के पाले में जो स्पीकर के बाएं साइड में जो आप कुर्सियां देखते हैं, चेयर जो लगी हुई है, वहां पर हो सकता है कि आप भाजपा और कांग्रेस को एक साथ देख सकते हैं, और इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा का पूरा जो है सो तीर कमान एक साइड दाहिने साइड में स्पीकर के आपको दिख जाए। तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। जो राजनीतिक गलियारे में बातें चल रही है, चर्चाएं चल रही है, अब देखना है कि ये शीतकालीन सत्र में होता है या फिर इसके बाद तो खरमास शुरू होगा या 14 जनवरी के बाद होता है। लेकिन तय मान के चलिए कुछ तो होता है, कुछ तो होना है, क्योंकि जब तक अंदर आग नहीं लगी रहती है तब तक ऊपर धुआं नहीं उठता है। और ये धुआं कुछ न कुछ जो शुष्क मौसम है, सर्द मौसम है झारखंड में, उस मौसम में जिस तरह से अंदर ही अंदर झारखंड की राजनीति गरमाई हुई है, ये कुछ तो बयां कर रहा है। और इस बयां पर जो जानकारी आ रही है, जो चर्चाएं चल रही है, ये सही मायने में सच कब साबित होता है ये देखना होगा। हालांकि ये भी सच्चाई है कि जब जब सीएम दिल्ली जाते हैं चर्चाओं का बाजार गर्म होता है, दिल्ली से लौट के आते हैं वो चर्चाएं थम जाती हैं। अब इस बार क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।